नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और राज्यसभा टेलीविजन के तमाम दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लियाकत अली शाह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और दावा ये किया कि वो एक आतंकवादी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जोर शोर से ये कहा कि लियाकत आत्मसमर्पण करने के लिए भारत लौट रहा था। मामला यहाँ तक पहुंचा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से इस मामले की NIA से जांच कराने की सिफारिश की है और इस पर अब गृह मंत्रालय की मोहर भी लग गई है। लियाकत की असलियत क्या है तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस घटना ने केंद्र सरकार को पूर्व आतंकवादियों के समर्पण और पुनर्वास योजना के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, या फिर कहें कि चरमपंथियों को या आतंकवादियों को सुधार के तहत बसाए जाने की प्रक्रिया, और किस तरह के बदलाव की बात की जा रही है, ज़रूरत किस तरह के बदलाव की है। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आज देश देशांतर में चर्चा के लिए। मेरे साथ AK वर्मा जी हैं, फॉर्मर रॉ चीफ, वजाहत हबीबुल्ला साहब जो कि डिविजनल कमिश्नर रह चुके हैं कश्मीर में। इसके अलावा उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण ओहदों पर जम्मू कश्मीर में सर्व किया है। इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं DNA अखबार के, और वेद मारवा जी हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। इस सब के अलावा मेरे साथ तरलोचन सिंह जी भी हैं जो कि चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। इन तमाम मेहमानों के जरिए हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ मामला जम्मू कश्मीर का नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों का मामला है। सिर्फ मामला जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उनका भी है, साथ साथ उग्रवादियों का भी है। कई बार सरकार की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं कि ये हमारे भटके हुए भाई हैं जिन्हें हम वापस लाना चाहते हैं। तो क्या इन भटके हुए भाइयों के लिए किस तरह की पॉलिसी है, इसका मिसयूज़ किस तरह से हो सकता है, और फिलहाल जो मौजूदा पॉलिसी है उसे किस तरह से देखा जाए। सबसे पहले वजाहत हबीबुल्ला साहब ये बताइए कि जिस तरह से अभी हमने एक लियाकत जो है एक नाम का शख्स है उसकी गिरफ्तारी देखी, उसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो काफ़ी इमोशनली जज्बाती तौर पर चार्ज नज़र आ रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि किस तरह से आप उस आदमी को आतंकवादी कह रहे हैं जो एक तरफ अपने बीवी का हाथ पकड़े है, दूसरी तरफ बच्चे का हाथ पकड़े है। आतंकवादी जो होते हैं वो बंदूकें हाथ में लिए होते हैं। ऐसे वक्त में जबकि एक दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को आतंकवादी बनाकर पकड़ा है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर दोबारा देखने की जरूरत कैसे आ पड़ी? नहीं, ये तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। ये पहला ऐसा केस नहीं है जिसमें इन्होंने गलत आदमी को आतंकवादी करार दे के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है, गिरफ़्तारी भी उसको करनी पड़ी और उसका सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और हमने ये हमारा जो अक़लियती कमीशन है तो इसकी तरफ से हमने कई दफ़ा सरकार, ना सिर्फ भारत सरकार से लेकिन और सरकारों से भी यह बात छेड़ी है। जैसे आपको पता है हैदराबाद के केस में जो 2007 में आतंकवादी का हादसा हुआ था, तो उसमें लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो फिर कानून नहीं, अदालत नहीं कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, तो उसमें हमने उनको मुआवजा दिलवाया और वहाँ की सरकार के साथ ये बात को छेड़ी। फिर महाराष्ट्र सरकार के साथ मालेगांव के केस में ये बात उठाई, फिर आखिर में उनको भी बेल हो गई थी। और इस तरह से अब भी हमने कुछ केस, कुछ ये JNU के कई जो टीचर्स हैं उन्होंने ऐसे केसेस के बारे में एक किताब भी लिखी है, उसके बिना पे हमने टेकअप किया है ये बात। तो ये एक केस इस किस्म का है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ जब वहाँ की सरकार ही कह रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार ही कह रही है कि ये इसका ताल्लुक़ नहीं है आतंकवादी से, तो फिर पुलिस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि इसको गिरफ्तार करके रखें। लेकिन वजह उनके पास अगर कोई ऐसी सबूत थी तो उनको टेकअप करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वजह साहब इस किस्म की गिरफ्तारी करके ऐलान करना। सब केसेस में ये बताया जाता है कि ये आतंकवादी थे। डिवीजन बात ये है कि अगर कोई कुछ भी था, अगर हैंडल करें। इफ्तिखार गिलानी साहब, वजाहत हबीबुल्ला कह रहे हैं कि इस वक्त कि वो आतंकवादी दरअसल नहीं थे और काफ़ी हद तक उस दौरान वो काफ़ी मुश्किलों से गुजर चुके होते हैं। आपको लगता है कि फ़िलहाल जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, ये जब 1990 से ही जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई थी, उसके बाद कंसिस्टेंटली जो जेंडर पॉलिसी को जो वो शायद उसको एनकरेज करते आए हैं, ख़ासतौर पर जब वो 2005 में उस बस के ज़रिए वहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने रिश्तेदारों, ताकि उससे एक फ़ायदा ये था कि यहाँ पर जो आर्मी के कमांडर्स, BSF के कमांडर, सिक्योरिटी अफसरान का कहना है कि यहाँ पर वो हमारे कोई भरोसा नहीं है कि कल वो क्या कर सकते हैं, कल उनको कोई यूज़ भी कर सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी
वो वापस आ जाएं, अपना क्या रहे हैं वो जी। तो ये पॉलिसी वहाँ पर काफ़ी सालों से चल रही थी। 2005 में उस पर बहुत सारे लोग आ भी चुके और बहुत सारे कश्मीर असेंबली के कई मेंबरान जब मुशर्रफ के दौर में जब पाकिस्तान गए थे इस्लामाबाद एक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको आए, उनको बता दिया कि इसको एक पॉलिसी फ्रेम एक गवर्नमेंट की तरफ, ये जो सिक्योरिटी अफसरान की तरफ से हो रही है। जब जो लोग 90 में गए थे तो जब ये लोग आ गए तो उन्होंने बहुत कोशिशें की वहाँ पर गवर्नमेंट को बताने की। आखिर में जो है एक पॉलिसी बनी स्टेट गवर्नमेंट की 2010 में ऑलमोस्ट, जिसमें अभी तक जो है 1082 एप्लीकेशंस हुकूमत जम्मू कश्मीर ने रिसीव की हैं, जिसमें 218 केसेस को उन्होंने अप्रूव कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनकी पूरी छानबीन करके 2018 केसेस को उन्होंने बिल्कुल अप्रूव कर चुके हैं, जिसमें 153 अभी तक वापस आ चुके हैं और लियाकत भी इन्हीं 218 में से एक था। जी जी। लेकिन ये बताइए इफ्तिखार साहब कि 2010 में ही पॉलिसी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, तो फिर से बदलाव की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खराबियाँ हैं जो बदली जानी चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा खराबी ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ की आपस का तालमेल नहीं रहता है। हमने देखा है जब ये पॉलिसी, मैंने कहा था 2010 से बहुत पहले से भी ये पॉलिसी चल रही थी। सबसे पहले ये पॉलिसी मकामी लेवल पर आर्मी ने ही शुरू की थी। उनका तालमेल नहीं था दूसरी एजेंसियों के साथ। ये जब लोग वापस आते थे, ये आर्मी के उनको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उन पॉइंट्स पर ये सरेंडर करते थे। फिर जब आर्मी उनको डिब्रीफिंग करती थी, डिब्रीफिंग के बाद ये अपने घर जाते थे तो वहाँ पर पुलिस या दूसरी एजेंसीज आकर उनको उठा ले जाती थी, उनको टॉर्चर करती थी, उनको पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखती थी। और अचंभे की बात यह है कि आर्मी को जाना पड़ता था उनको छुड़वाने के लिए। ये एजेंसियों के दरमियान आपस में तालमेल नहीं होता है, उनको पता नहीं होता कौन कहाँ आता है। आपने यहाँ इस लियाकत के केस में देखा कि दिल्ली पुलिस की एक टीम किसी और काम से वहाँ नेपाल गई थी और वहाँ पर इनको पकड़ कर लेकर आ गई है। और अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि उन्होंने वहाँ पर इंटरसेप्ट किए थे तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है कि नेपाल में आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कैसे इंटरसेप्ट हासिल किए थे इनकी बातचीत के, जो बातचीत नेपाल और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। ये तो बिल्कुल नेपाल के साथ हमारी खारजा पॉलिसी के लिए खतरा है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के कई पॉइंट्स हैं वो भी आप उठा रहे हैं। ए के वर्मा जी बताइए कि मैं पढ़ रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पिछले 22 सालों में करीब 4000 से भी ज़्यादा ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो सरेंडर कर चुके हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिसी कामयाब रही है? मैं नहीं समझता पूरी तरह से कामयाब है। उसके कई कारण हैं। एक तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लाइक थिंकिंग नहीं है। अब जहाँ तक कि सेंटर है उसको चारों तरफ नागास में, मणिपुर में, मॉइस के सरेंडर के बारे में, कश्मीर में कई जगह अलग अलग राज्य सरकारों के हुकूमत के अंडर उनको अलग अलग टर्म्स में सरेंडर किया जाता है। इसलिए कोई कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नहीं रह सकी है। उसके सबब से स्टेट्स और सेंटर के बीच में जहाँ तक कि सरेंडर पॉलिसी का सवाल है, आपसी भरोसा नहीं है। यही मुख्य कारण है कि वहाँ की स्टेट पुलिस भी आपस में भरोसा नहीं कर सकती हैं और नहीं करती हैं, और उनके अलग अलग रवैये हो जाते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स उठते हैं। अभी लियाकत शाह के केस में अगर कोऑर्डिनेशन होता और जे के पास क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी पुलिस के पास, वो दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली पुलिस आ ने जाती यही कहा है कि अगर वो सरेंडर करने वाला था, जो 218 लोगों की बात बता रहे हैं उनमें शामिल था लियाकत, तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस को पता नहीं था। हाँ, और लाइकवाइज दिल्ली पुलिस के क्या प्लान्स थे इस लियाकत शाह के बारे में, वो जे की पुलिस को पता नहीं था। तो दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे चल रहे थे, इसलिए क्लैश हो गया है। ये क्लैश को हटाने के लिए हमको देश भर के लिए एक सरेंडर पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें सब स्टेट्स का कोऑपरेशन चाहिए, और ये पॉलिसी विथ माइनर वेरिएशंस सब जगह के सरेंडर को लागू होना चाहिए। बिल्कुल। वेद मारवा जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जो मिलिटेंट सरेंडर कर चुका है, जिसने समर्पण कर दिया है, उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, कैसे ये माना जाए कि वापस एक्टिविटी में नहीं जाएगा? जो लोग जेन्युइन तरीके से जो चाहते हैं वाकई दोबारा उस ज़िंदगी में वापस आना, मेन स्ट्रीम में वापस आना, उनको भी हमने जिस तरह की परेशानियों से होते हुए गुजरते हुए देखा है। लियाकत का हम केस नहीं जानते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लियाकत होंगे जो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उन्हें शक की निगाह से देखा जाता रहा है। कैसे इस ट्रेंड को तोड़ा जाएगा? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सरेंडर पॉलिसी की सफलता ग्राउंड रियलिटीज़ पे डिपेंड करेगी। अगर वहाँ की सिचुएशन, अब जम्मू और कश्मीर का जिक्र हो रहा है, तो जम्मू और कश्मीर में अगर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे सरेंडरी जो है वो अपने आप को सेफ़ नहीं समझता, क्योंकि अगर वहाँ पे आतंकवादी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उसको अपनी जान का ख़तरा है,
तो वो सरेंडर पॉलिसी कभी भी सफल नहीं होगी। और अगर जो सरेंडर करता है तो उसके ऊपर शक की निगाहें हमेशा रहेंगी। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान, ISI और सारी जो पाकिस्तानी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, और जो इस वक्त वैल्यू की ग्राउंड सिचुएशन है, उसको देखते हुए हमें इस सरेंडर पॉलिसी पे बड़ा गौर करना चाहिए, दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलना कि कोई कहता है कि मैं अब आतंकवादी एक्टिविटीज़ मैंने छोड़ दी हैं, तो उसके कहने के ऊपर विश्वास करना को बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि कितने केसेस हुए हैं जम्मू और कश्मीर में, जिसने सरेंडर किया है उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। और इसी तरह से ये जो नेशनल पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें भी दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन जो नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू और कश्मीर में है, या बाकी किसी देश के दूसरे भागों में बहुत बहुत डिफरेंट है। और एक ही पॉलिसी सब जगह लगाने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का प्रश्न है, वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये भी मान के चलना पड़ेगा कि जिस वक्त इंटेलिजेंस आती है, और इंटेलिजेंस है अगर कि मूवमेंट ऑफ ए टेररिस्ट, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। क्योंकि इन आतंकवादियों के पास पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी हुकूमत है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करनी है। तो उस कार्रवाई करने में अगर आप कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन में लगे रहेंगे तो फिर उसके ऊपर काम नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं नहीं मानता कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में और दिल्ली पुलिस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या कॉन्फिडेंस का कमी है, क्योंकि इतने सालों से वहाँ पे ये आतंकवाद हो रहा है। और मैं भी जम्मू और कश्मीर में गवर्नर का एडवाइज़र रह चुका हूँ। बड़ी क्लोज कोऑपरेशन रहती है जम्मू और कश्मीर पुलिस में और दिल्ली पुलिस में। लेकिन अगर ये जो समस्या उठी है, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से उठी है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होने वाली है, और वैली में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में, दूसरे स्टेट्स की जो पुलिस है उनके बीच में, आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर को ये दिखाना है कि वो काफ़ी कंसर्न है, वो काफ़ी फिक्रमंद है। लेकिन ये बताइए कि साफ तौर पर जी आप कह रहे हैं पॉस्चरिंग है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये लियाकत के बारे में जो बात हो रही है, ये सरेंडर करने वाला है या 218 लोगों में उसका नाम है, ये दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम था। और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि इस तरह से किसी इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बात जम्मू कश्मीर को नहीं मालूम थी। नहीं मालूम होनी चाहिए, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से नहीं है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है उसमें कई खामियां हैं, और उन खामियों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि दिल्ली पुलिस में और जम्मू और कश्मीर पुलिस में भरोसे की कमी है, ये नहीं है। उन्होंने इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिल्ली पुलिस को दी कि उसको दिल्ली पुलिस में भरोसा नहीं है, बल्कि वही एक चलता है मेंटालिटी है उसमें, ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी पुलिस फोर्सेस को नहीं दी गई। जी तलोचन जी बताइए कि जिस तरह से बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ इशारा किया है वेद मारवा जी ने। उनका ये कहना है कि राज्यों की जो अपनी राजनीतिक सियासी मजबूरियां हैं जिसके तहत वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो कोऑर्डिनेशन है वो ढीला होता है। बहुत बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी देना चाहते हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का ढंग से काम ना करना, तो कैसे हम इससे लड़ेंगे फिर? मैं शेरवानी जी, मैं तो पहले तो राज्यसभा टीवी का धन्यवाद देता हूं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आप आज डिबेट कर रहे हैं। पहली बार पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विंटर सेशन 2009 में ये इशू मैंने रेज किया था जी। और होम मिनिस्टर श्री चिदम्बरम थे। मैंने उस वक्त यही कहा था कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को वापस लाने के लिए वहाँ की सरकार ये काम कर रही है। तो मेरा सवाल उस वक्त भी था, आज भी ये है कि जो देश से बाहर चला गया वो जब इंडिया में एंटर होता है तो वो भारत सरकार ही परमिट कर सकती है, स्टेट सरकार नहीं कर सकती। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि स्टेट सरकार जो कश्मीर की है उसके पास ये कौन सी अथॉरिटी है। मेरी ये राय है, क्योंकि मैंने भी मिनॉरिटी कमीशन में रह के और ह्यूमन राइट कमीशन का भी मेंबर रहा हूँ मैं,
मैंने कई बार ये इशू रेज किया है कि जो देश से बाहर चला गया, चाहे वो ए कैटेगरी है, बी है, सी कैटेगरी है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू कम बैक, इसके लिए नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। आज तक मुझे पता नहीं चला कि क्या होम मिनिस्टर ने इंडिया की उन स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कभी कोई मीटिंग की है कि सिर्फ कश्मीर का ये मसला है। अभी पंजाब के हज़ारों लड़के जो बाहर चले गए, जिनको इंडिया की गवर्नमेंट उनको ब्लैक लिस्टेड कहती है, वो सारे विलिंग हैं पंजाब आने के लिए, लेकिन सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। मैंने भी कई बार ये माइनॉरिटी कमीशन में भी रेज किया, अनलेस देयर इज सम नेशनल पॉलिसी और स्टेट चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी राय दें और हर स्टेट की नीड के मुताबिक ये पॉलिसी लागू हो। पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं इसको वेलकम करता हूँ कि जो बाहर जाके वापस आना चाहता है उसको सरकार इजाज़त दे और उसकी कंडीशन हो। लेकिन ये जो अब डिबेट चल रही है कश्मीर की, मुझे ये लगता है कि दो ग्रुप जब आपस में इलेक्शन आती है तो टू शो के वो ज़्यादा इसके लिए लोगों के साथ हैं, ये एक रेस चल पड़ती है डिफरेंट ग्रुप्स में, और ये जो असल मकसद है उससे दूर हो जाते हैं। और मैं नहीं समझता इससे कोई बेनिफिट मिलेगा। और ये जो अनफॉर्चुनेट जो दिल्ली और पुलिस की लड़ाई डाली, ये तो बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए था। अखबारों में पब्लिसिटी बहुत गलत है। अगर दिल्ली पुलिस के पास कुछ था तो आपस में शेयर किया जाना था। मैं पॉलिसी वेलकम करता हूँ, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ कश्मीर की ना हो। बिल्कुल। इस वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग तरह की जो राय है वो सामने आ रही हैं। एक राय ये कहती है कि जो तमाम पूरे देश के लिए जो है एक तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर हो। लेकिन दूसरी तरफ ये राय है कि जब समस्याएं अलग अलग तरह की हैं तो जो पॉलिसी है वो भी अलग होनी चाहिए। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। देश देशांतर में आज हम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि वापस अपनी जो ज़िंदगी है, जो मेन स्ट्रीम है उसमें वापस आया जाए, उनको किस तरह से बसाया जाए, इस नीति में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। वजाहत हबीबुल्लाह साहब, ये बताइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए और कश्मीर के लिए जब समस्याएँ दो अलग अलग तरह की हैं तो पॉलिसी एक कैसे हो? एक बात की मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। अभी ये जिक्र हुआ था वो पंजाब के ब्लैक लिस्ट की। आपको खुशी होगी ये जान के कि भारत सरकार इसको बार बार रिव्यू कर रही है, और ये बात हमने माइनॉरिटी कमीशन मौजूदा जो है हमने टेकअप किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से ये बात का विश्लेषण करके लिखा है और हमारे वेबसाइट पे ये देखा जा सकता है कि बार बार इस बारे में रिव्यू हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे पंजाबी लड़के जो हैं जो इसके विक्टिम हो गए थे, उनको उम्मीद हो सकती है कि वो उस लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जैसा कहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में विशेष समस्याएं हैं, लेकिन अलग अलग समस्याएं हैं। ये कि एक ही नीति होनी चाहिए हर एक के लिए, वो तो मैं भी नहीं कहूँगा कि होनी चाहिए, किंतु जैसे मैंने शुरू में कहा, ये नीति होनी चाहिए बेस्ड ऑन ट्रस्टिंग आवर ओन पीपल। हमारी जो जनता है, भारतवर्ष की जनता है, चाहे वो कश्मीर की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, पंजाब की हो या जहाँ की भी हो, हमें शुरू करना है उनके साथ भरोसा बनाने की, न कि हर एक के ऊपर शक करते हुए बढ़ने के लिए। इसमें ये बात ठीक है कि हो सकता है कि किसी ने आतंकवादी में भागीदारी की थी एक ज़माने में, लेकिन अब जो बात ये है कि उसके खिलाफ कहीं ऐसा आरोप है, हम तलाश क्यों करें उनके खिलाफ ऐसा आरोप। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह से वो बाकी मेन स्ट्रीम में फिर दोबारा शामिल हो जाए, और किस प्रकार से उसकी सुविधा हो सकती है ये हमें देखने की आवश्यकता है। इफ्तिखार गिलानी साहब, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रस्ट की, बार बार कह रहे हैं भरोसा होना चाहिए, राज्यों को आपस में भरोसा हो, जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का मिसयूज़ हमने देखा है, खासकर अगर असम का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स थे वो पैसा उगाही में लग गए, एक्सटॉर्शन करने लगे। इसके अलावा जो उनके ऊपर लोन था वो उन्होंने पे नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक छोटे मोटे गुंडे के तौर पर काम करने लगे अपने इलाकों में। कैसे विश्वास किया जाए? कश्मीर में तो उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे। कश्मीर में भी एक सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का एक ग्रुप खड़ा कर दिया था सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, जिनको इख्वानीज़ कहते हैं। उन्होंने भी वहाँ पर उसी तरह का एक बाज़ार गर्म कर दिया था। लेकिन इसीलिए सरेंडर के अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन भी ज़रूरी है। ये जो इश्यूज़ जो हैं ये पॉलिटिको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। ये अगर आप उमर अब्दुल्ला और पीडीपी को इल्ज़ाम देते हैं कि वो इलेक्शन की वजह से ये इश्यूज़ इस वक्त उठाते हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये जब पावर में आ गई, उनके मैनिफेस्टोज़ में है कि हम
उन लोगों को जो वहाँ पार गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, उनको वापस ले आएंगे, अपने फैमिलीज़ में उनको वापस ले आएंगे। ये सिर्फ सरेंडर करने के बाद जो है उनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ उनको मजबूर करती हैं कि वो एज ए इन्फॉर्मर बने, वो नहीं होना चाहिए। उनको अपनी फैमिलीज़ में वापस आने देना जाना चाहिए। आपके पास जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो पार्लियामेंट कन्विक्ट अफजल गुरु का, वो उसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद उस पर प्रेशर था, उसके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा था कि वो इन्फॉर्मर बने। वो बिटवीन इन्फॉर्मर एंड बिटवीन सरेंडर्ड मिलिटेंट ही चोज समथिंग टू बिकम समथिंग एल्स। सो लिहाजा जो है ये चीज़ें जो है बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकती हैं। आप उनको रिहेबिलिटेशन में उनको मदद करनी है, उनको ये मजबूर नहीं करना है कि वो आपके इन्फॉर्मर बने और आपके एसेट्स बने। जी A.K. वर्मा जी बताइए कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं इफ्तिखार गिलानी की, जो सिक्योरिटी एजेंसीज का कानून के इतर जो काम करने की जो प्रक्रिया है, जो कि कानून नहीं कहता देश का कि आप इस तरह से काम करें, जो मुखबरी की जो बात हमने कही है, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स की बात है, कहीं ना कहीं ये भी डिस्करेज करता है, हौसला तोड़ता है उन लोगों का जो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो पुलिस उनसे किस तरह का काम लेगी, दूसरी बात यह है कि क्या सोसाइटी में वापस उनका एक्सेप्टेंस होगा, फिर तीसरी बात क्या वो कोई एक्सेप्शन नहीं करती हैं। जो विलिंग इन्फॉर्मर बनने को तैयार है उसको ज़रूर बनाएंगी। अब देखिए हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक ऑफिसर को CIA ने अपना एक तरफ से एबडक्ट कर लिया। ये ऑपरेशनल नेसेसिटी होती है। दोनों देशों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, दोनों एजेंसियों के बीच में काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी में अपना मुखबिर नहीं बनाएगी। अगर उसको मौका मिलता है तो ज़रूर बनाएगी, ये उसकी ऑपरेशनल नेसेसिटी है। इसलिए ये जो मिलिटेंट आते हैं, ये सोचना कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगर मौका मिलता है, तो ये गलत साबित होगा। लेकिन फिर हम जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक से कहा जाए कि आप ये मदद कीजिए। जो विलिंग है, जो किसी कारणवश आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, चाहे उसका जो भी मकसद हो, अगर वो कोलैबोरेट करने को तैयार है तो उसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। वेद मारवा जी ये बताइए कि कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस, A.K. वर्मा कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की अपनी मजबूरियां हैं, ज़्यादातर कानून जो काम है वो कानून के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि अगर 4 लोगों को मुखबिर बनाया जाएगा तो जो अगले 4 सरेंडर करना चाहते हैं उनको इस बात का डर नहीं होगा कि शायद उन्हें मजबूर मुखबिरी के लिए किया जाए? देखिए, मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को कानून से ऊपर जाकर कोई काम करने का अख्तियार है। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, उस रूल ऑफ लॉ को सब एजेंसीज को पालन करना चाहिए। लेकिन एक गिलानी साहब ने बहुत कश्मीर के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये जो बहुत से लोग पाकिस्तान या POK में गए हुए हैं, वो सब आतंकवादी नहीं है या आतंकवादी का सस्पिशन भी नहीं है। वो लोग अपनी मजबूरियों से हज़ारों की तादाद में माइग्रेट करके गए हैं। अब उनको वापस ला के रिहेबिलिटेशन करने की पॉलिसी एक डिफरेंट होनी चाहिए, और जो आतंकवादियों की सरेंडर और रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है वो दूसरी होनी चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ दोनों की एक ही पॉलिसी करने से ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। अब जहाँ तक ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट भी उसी तरीके से हो रहा है कि आतंकवादी था या कि आतंकवादी नहीं था, अपनी फैमिली के साथ गया है तो ये किस लिए गया है। तो इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, और ये जब अब NIA की इंक्वायरी हुई है तो ये सब तथ्य सामने बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जज्बाती होके ये कंक्लूजन निकालना कि दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल गलत काम किया, ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये आतंकवादी समस्या बहुत ही जटिल और बहुत ही सीरियस समस्या है। और इसमें अगर पुलिस एजेंसी काम करने में कोताही करेंगी तो फिर ये लड़ाई बड़ी कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल, लड़ाई जरूर कमजोर होगी। वजह तबीबुल्लाह, एक बार फिर से मैं वो सवाल पूछना चाहती हूँ जो शुरुआत में पूछना चाहती थी कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए, कश्मीर के लिए अलग होनी चाहिए, लेकिन मैं उन युवाओं की बात कर रही हूँ, खासकर जिस हैदराबाद ब्लास्ट के बाद जो 75 करीब ऐसे नौजवान थे जिनको ये पाया गया कि वो मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में उनका हाथ नहीं था, उनको जो रिहेबिलिटेट करने की बात है, क्या उसे भी इसी अम्ब्रेला में आप शामिल करना चाहते हैं कि जो एक नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात हो रही है उसमें वो युवा भी शामिल हो जो दरअसल आतंकवादी कभी थे ही नहीं? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा
कि एक नीति तो एक पॉलिसी शायद नहीं होगी, क्योंकि हर एक के विशेष ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकसद हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, एक नीति है नहीं। और उसकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार का आप करेंगे वो एक प्रकार का, नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार का, हैदराबाद में एक प्रकार का। लेकिन एक नीति होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की इस लोगों के साथ ज्यादतियां हुई तो उनके साथ क्या सलूक करेगी सरकार और किस तरह से उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ताकि मकसद भी साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वह देश की सेवा में अपनी सेवादारी कर सके और न कि उस देश की सेवा से अलग हट के कहीं अपनी रोजी रोटी कमा के जिंदगी गुजार के ही चले जाएं। वो अगर देश के if they are able to contribute to nation building, if their services can be secured for that, that will be the success of such a policy. बहुत बहुत शुक्रिया तलोचन सिंह जी, वजाहत हबीबुल्ला, इफ्तिखार गिलानी, वेद मारवा जी और AK वर्मा जी, तमाम मेहमानों का। तो साफ तौर पर NIA को जांच सौंपी जा चुकी है और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि आखिर लियाकत की असलियत क्या है। लेकिन इसी बहाने एक जो बड़ी बहस है वो उसको ज़रूर जन्म मिला है कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास उन लोगों का हो जो अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, जो वो दुनिया छोड़ के गए हैं उसमें वापस आना चाहते हैं। और शायद सरकार के लिए बेहतर मौका है कि एक बेहतर पॉलिसी इस बारे में बननी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।